नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी पेपर फर्स्ट पार्ट ए यूनिट 4 और यूनिट 5 को। यदि आपने यूनिट 1, 2, 3 नहीं देखी है दोस्तों, भारतीय प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत की क्लासेस नहीं देखी है तो आप अभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, 3 मार्कर, 5th मार्कर 2014 से लेकर अभी 2020 तक के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, जो 2014 में पूछा गया था कि माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, कौन थे माखनलाल चतुर्वेदी? दोस्तों, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, जिसे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि असहयोग आंदोलन में इन्होंने बड़ी भूमिका एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कौन है? सबसे पहले कोई भी व्यक्तित्व आता है तो हम उसके बारे में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछा गया यहाँ पर शरद चंद्र, है ना, शरद जोशी जी पूछा गया तो हम क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यंग्यकार एवं कहानीकार या साहित्यकार। तो ये देखिए, पहले कोई भी पूछा गया है व्यक्तित्व, उसका परिचय देंगे। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं साहित्यकार हैं। जन्म देखेंगे तो कहाँ पर, क्योंकि पहले जो है 3 से 4 लाइन में लिख सकते थे, लेकिन अभी सिर्फ 2 लाइन में ही लिखना पड़ता है 3 मार्कर को। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? बाबई होशंगाबाद में। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आपको जो भी साहित्यकार पूछा गया है, आपको उसकी रचनाएं जरूर लिखना है। तो रचनाएं क्या क्या है? हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, युग चरण, कृष्ण अर्जुन युद्ध, है ना। इसके अलावा इनके द्वारा ही दोस्तों पुष्प की अभिलाषा, जो बिलासपुर जेल में लिखी गई थी, पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट आते हैं कालिदास जी। तो ये कौन है? गुप्तकालीन मध्य प्रदेश के गुप्तकालीन साहित्यकार हैं। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? उपनाम क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक आप सब हेडिंग देंगे, इनका उपनाम क्या है? तो इन्हें भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो ये जितनी भी रचनाएं आपको याद आ रही हैं तो वो आप रचना लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2015 में बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में पूछा गया था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही दोस्तों इस टॉपिक में लिखा हुआ है साहित्यकार। तो एक ना एक साहित्यकार के बारे में 3 मार्कर में जरूर पूछा जाएगा। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन, कौन है ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी? तो ये मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं। तो क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश के प्रगतिशील सांस्कृतिक स्वच्छंदवादी, ये शब्द जरूर लिखें। मध्य प्रदेश के प्रगतिशील एवं स्वच्छंदवादी राष्ट्रीय साहित्यकार हैं, जिनका जन्म शाजापुर के भयाना नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो जैसे क्वासी प्रीलिम्स में पूछा गया है, उर्मिल, क्वासी, प्राणार्पण, है ना, रश्मि रेखा बहुत ही आईएमपी है। तो रश्मि रेखा जो प्रमुख रचना है आपको वो लिखना है। नेक्स्ट आता है अहिल्याबाई होलकर। कौन है ये अहिल्याबाई होलकर? तो लिखेंगे कि मालवा साम्राज्य की रानी, जो कि होलकर वंश से थी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि होलकर वंश की, कोष्टक में लिखेंगे मालवा, फिर लिखेंगे होलकर वंश की प्रमुख रानी। उपनाम किस नाम से जाना जाता है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर को लोक माता या राजमाता के नाम से जाना जाता है। फिर शासन अवधि, यदि आपको किसी भी राजा की शासन अवधि बिल्कुल एग्जैक्ट पता हो, जैसे कि मानसिंह तोमर, है ना, तो यदि मानसिंह तोमर की बात करें तो 1486 से लेके कब तक? 1517 तक थे। ठीक उसी प्रकार अहिल्याबाई होलकर वर्ष 1767 से लेकर 1794 तक थी। तो आप शासन अवधि लिखेंगे। फिर इनका योगदान क्या है? तो इन्होंने क्या किया था? तो ये जो है अपनी न्यायप्रियता, बात चतुरता, साथ ही साथ इन्होंने कई ऐसे लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जानी गई, जिनमें देखिए इन्होंने बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, है ना। तो ये भी आप घाट, कुएं, मार्ग, सड़क मार्ग, सराय आदि का भी इन्होंने निर्माण कराया था। तो योगदान में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर रघुवीर सिंह 2016 में पूछे गए हैं। कौन है डॉक्टर रघुवीर सिंह? दोस्तों, ये चित्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं और वास्तुशास्त्री भी हैं। तो ये लिखेंगे। इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो बिखरे फूल, जीवन धूली, कहानी नई पुरानी, सप्तदीप्त और शेष स्मृतियां। मतलब कोई भी आपको यदि पूछा जा रहा है, कोई भी आपको एक
साहित्यकार पूछा जा रहा है तो आप उसकी रचनाएं जरूर लिखेंगे। मांडू, तो जब यदि ये क्या आ गया दोस्तों, पर्यटन स्थल, क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन, तो एक ना एक क्वेश्चन जो है वो पर्यटन से जरूर पूछा जाएगा। अब मांडू क्या है, तो मांडू ये क्या है, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है इसकी, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। उपनाम क्या है इसका, तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से इसे जाना जाता है। और अब इसके दर्शनीय स्थल, यदि आप मांडू जाएंगे तो प्रमुख स्थल कौन कौन से आते हैं, तो रानी रूपमती का महल, जहाज महल, असरफी महल, हिडोला महल, दाई का महल, ये क्या है, प्रमुख इसके दर्शनीय स्थल है। अब आते हैं कौन, नेक्स्ट सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो कौन है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख, देखिए ये मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्यकार हैं और इनका कर्म क्षेत्र, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था 1904 में, लेकिन इनका कर्म क्षेत्र क्या है, तो जबलपुर। और बल्कि ये सिर्फ साहित्यकार ही नहीं अपितु प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनकी रचनाओं में कैसा हो बसंत, है ना, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, मुकुल, है ना, त्रिधारा, फिर बिखरे मोती, मोस्ट आईएमपी बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र और सभा की खेल क्या है इनके प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट भवभूति, तो कौन है भवभूति, मध्य प्रदेश के या संस्कृत के प्रमुख कवि, महान कवि और सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी आती हैं, तो ये देखिए तीन आपको, देखिए इनका उपनाम क्या है, तो उपनाम क्या है इनका, भारत का मिल्टन। इन्हें क्या कहा जाता है, भवभूति को भारत का मिल्टन कहा जाता है। और महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र और मालती माधव, ये तीन क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्यारसपुर, ये 2020 का क्वेश्चन है। ग्यारसपुर ये पुरातात्विक स्थल है, ये एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जो कि विदिशा जिले में स्थित है, जहां से दोस्तों मध्य प्रदेश में बौद्ध, जैन और वैष्णव तीनों धर्म या तीनों संप्रदाय का प्रभाव यहाँ पर रहा है। और 8 खंबा या 8 खंबा महल, वज्र मठ, माला देवी का मंदिर यहाँ से मिला हुआ है। तो क्या है ग्यारसपुर, तो ये एक ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ कहाँ पर अवस्थित है, विदिशा जिले में आता है और यहाँ से ही 8 खंबा, वज्र मठ और माला देवी का मंदिर मिला हुआ है। नेक्स्ट कुंवर रघुनाथ शाह, कौन है ये कुंवर रघुनाथ शाह, यहाँ पर रघुवीर सिंह पूछ लिए गए एक बार। कुंवर रघुनाथ शाह दोस्तों ये वही है शंकर शाह के पुत्र, गौंड वंश के प्रमुख क्रांतिकारी, जिन्हें तोप से उड़ा दिया गया था, है ना। जो जेम्स क्लार्क है, इसे शंकर शाह के साथ मिलकर, इनके पिता का नाम था शंकर शाह, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में गोंडवाना से क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये आप याद रखेंगे, तो गौंड वंश के क्रांतिकारी और शंकर शाह के पुत्र थे। नेक्स्ट 2020 में ही पूछा गया था बुंदेला विद्रोह, कौन है ये, क्या है बुंदेला विद्रोह, तो कब हुआ है, वर्ष 1842 में हुआ था। बुंदेलखंड से लेकर जो महाकौशल प्रांत है, ये संपूर्ण क्षेत्र में हुआ था। तो आप क्या लिख सकते हैं, क्षेत्र क्या लिखेंगे, बुंदेलखंड से लेकर महाकौशल प्रांत तक। और अब इसमें हुआ क्या था, तो दोस्तों देखिए इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, राजा परीक्षित जो कि चरखारी रियासत के थे, मधुकर शाह जो कि सागर से थे, और हृदय शाह जो कि हृदयपुर से थे। तो ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अहिल्याबाई होलकर और 1857 की क्रांति के पूर्व ये स्थानीय स्तर पर किया जाने वाला सबसे प्रमुख विद्रोह है, जिसने 1857 की रूपरेखा भी तैयार कर दी थी। तो ये आप याद रखेंगे। बुढ़वा मंगल का आयोजन भी इसके पहले 1836 में बुंदेला विद्रोह के दौरान ही किया गया था। नेक्स्ट अहिल्याबाई होलकर, ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है 2016 में, क्वेश्चन रिपीट है। कौन है, तो मालवा की होलकर वंश की शासिका है। 1767 से लेकर 1794-95 तक इनका क्या रहा है, कार्यकाल रहा है। राजधानी इनकी महेश्वर थी। न्याय प्रियता एवं सामाजिक समरसता के कारण इन्हें देवी तुल्य माना जाता है। ये क्या रहा है, विशेष में आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट भीमा नायक, दोस्तों भीमा नायक ये
सेंधवा बड़वानी के बहुत देखिए महत्वपूर्ण नायक हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बिगुल बजा दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। मंडलेश्वर के दुर्ग से संबंधित हैं। और देखिए ये भीमा नायक, आप ये जरूर याद रखें। तो पश्चिमी निमाड़ खंडवा से संबंधित हैं ये। इनका जन्म खंडवा के पंचमोहिली ग्राम में हुआ था। इनकी समाधि कहाँ पर आती है? तो दोस्तों सेंधवा बड़वानी में, और मंडलेश्वर के दुर्ग से संबंधित हैं। और सतपुड़ा के जंगलों में इनकी अज्ञात तौर पर मृत्यु हो गई थी। सिवनी सत्याग्रह या टुरिया सत्याग्रह, तो याद रखेंगे 1930 में हुआ था सिवनी सत्याग्रह। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के आह्वान पर कर विरोध में किया गया था। देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसी के दौरान दांडी यात्रा निकाली गई। सिवनी सत्याग्रह अर्थात टुरिया सत्याग्रह किया गया। जंगल सत्याग्रह बैतूल के घोड़ा डोंगरी में जंगल सत्याग्रह किया गया। ये आप याद रखेंगे। ये सब किसके भाग हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही किए गए आंदोलन है। नेक्स्ट, बाघ की गुफाएं, जिन्हें बौद्ध चित्र के प्राण कहा जाता है, अजंता एलोरा गुफाओं की समकालीन मानी जाती हैं। और इनकी देखिए खोज किसके द्वारा की गई थी? डेंजरफील्ड महोदय के द्वारा की गई थी। धार जिले में विंध्यन पहाड़ियों पर अवस्थित है। खोज डेंजरफील्ड के द्वारा 1818 में की गई थी। और विशेष में लिखेंगे कि बौद्ध चित्रकला के प्राण एवं मध्य प्रदेश की अजंता की गुफाएं इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, मांडू के भवन। दोस्तों ये 6 मार्कर में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। मांडू के भवनों पर टिप्पणी कीजिए। अब अलग अलग पूछा जाता है। इसमें 5 नंबर में जो है, अभी थोड़ा सा पैटर्न जब से चेंज हुआ है तब से सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो दोस्तों मांडू के भवन, आनंद की नगरी या सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है मांडू, जो धार जिले में अवस्थित है। परमार वंश की क्या रही है? राजधानी रही है। इसके प्रमुख भवन, तो जहाज महल जो कि जहाज की आकृति का है, हिंडोला महल जिसमें दोस्तों ये क्या है? टेढ़ी दीवारें हैं और ये झूलता हुआ प्रतीत होता है, इसी कारण हिंडोला महल। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था होशंग शाह के द्वारा और गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा पूर्ण किया गया था। होशंग शाह का मकबरा, ये भी दोस्तों ये किसके द्वारा याद रखेंगे? ये होशंग शाह का जो मकबरा है ये महमूद खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। रानी रूपमती का महल बाज बहादुर के द्वारा अपनी रानी रूपमती के लिए निर्मित किया गया था। और अन्य महलों में जैसे दाई का महल अकबर के द्वारा बनवाया गया, बाज बहादुर, नीलकंठ महल आदि भी प्रसिद्ध है। ये आप याद रखें। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिरों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2015, तो आपको देखिए बिल्कुल सिलेक्टेड मैं आपको बता देती हूँ। आपको मांडू के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मांडू है ना। इसके अलावा आपको खजुराहो एक प्रमुख प्रसिद्ध स्थल हो गया, तो मांडू हो गया, खजुराहो है, चित्रकूट है, अमरकंटक है ना। इसके अलावा दोस्तों भेड़ा घाट है, बाघ की गुफाएं, जितनी भी जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुफाएं हैं आपको उनके बारे में पढ़ना है। उज्जैन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि उज्जैन का धार्मिक महत्व बताइए। खजुराहो के बारे में 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो जो प्रमुख सिलेक्टेड हैं इनके बारे में तो आपको पढ़कर जाना ही है। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर आते हैं? खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में दोस्तों, छतरपुर जिले में अवस्थित है खजुराहो के मंदिर, जो चंदेल शासकों के द्वारा लगभग 950 से लेके 1050 तक इनका निर्माण करवाया गया था। लगभग 85 मंदिर बने हुए हैं। 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था। वर्तमान में 22 मंदिर हैं। नागर शैली में इन मंदिरों का निर्माण कराया गया है। किस शैली में? नागर शैली में ये मंदिर निर्मित हैं, जिन्हें वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर क्या किया गया है? संक्षिप्त विवरण दीजिए पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इंट्रो देंगे कि छतरपुर जिले में स्थित है, चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित है, नागर शैली में निर्मित है। 2 लाइन में क्या आएगा? इंट्रो आएगा। उसके बाद क्या आएगा? इन मंदिरों की विशेषता क्या है। तो ये जो मंदिर है इनमें प्रदक्षिणा पथ है, इनमें चबूतरा है, मंदिरों में शिखर आता है, साथ ही साथ मंदिरों में स्थापत्य कला और मूर्ति कला के माध्यम से सजीव मैथुन क्रियाओं का प्रदर्शन किया गया है, जो कि आध्यात्म पर आधारित है, धार्मिकता पर आधारित है। खजुराहो के मंदिर में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और ये भी लिखेंगे कि इन्हें वर्ष 1986 में
अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर लिखेंगे प्रमुख मंदिर, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप फिर भी लिखेंगे प्रमुख मंदिर। तो प्रमुख मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर जो विद्याधर के द्वारा बनाया गया था। फिर उसके बाद गंडेदेव के द्वारा बनवाए गए मंदिर की देवी जगदम्बा का मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन के द्वारा करवाया गया था, तो ये भी आप जरूर लिखें। और धंगदेव के द्वारा जो विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो प्रमुख मंदिरों के बारे में भी लिखें। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर आता है? भोपाल में। पहले ये नई दिल्ली में था और अब वर्तमान में भोपाल में स्थित है। और श्यामला हिल्स में जो आदिम जाति अनुसंधान केंद्र परिसर है यहाँ पर स्थित है। साथ ही साथ यहाँ की विशेषता क्या है? तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय मानव संग्रहालय है या राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, यहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से जितनी भी जो जनजातियां हैं, जो दूल्हा देव हो गई, खैर माई हो गई, बूढ़ा देव हो गई, यहाँ पर इनकी जनजातियों की मूर्तियां रखी हुई हैं, उनके प्रमुख संगीत उपकरण रखे हुए हैं, शिकार के हथियार रखे हुए हैं, पत्थर रखा है, छेनी रखी हुई है ना, धनुष बाण रखा हुआ है, मत्स्य आखेट रखे उपकरण संग्रहित किए गए हैं। साथ ही साथ राज्य की लगभग 40 जनजातियों के द्वारा निर्मित कलाकृतियों को भी यहाँ पर रखा गया है। ये संग्रहालय 200 एकड़ में विस्तृत है, जहां 32 पारंपरिक एवं प्रागैतिहासिक चित्र शैलाश्रय भी रखे हुए हैं। और इस प्रकार से मानव एवं संस्कृति का विकास करना इस संग्रहालय का क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट, बौद्ध स्थलों की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो देखिए बौद्ध स्थल कौन कौन से? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, सांची हो गया, उज्जैन का वैश्य टेकरी हो गया, भरत स्तूप सतना का हो गया, देवर कुठार रीवा का हो गया, सतधारा स्तूप विदिशा जिले में स्थित है ना, तुमेन स्तूप अशोकनगर जिले में स्थित है। ये क्या है दोस्तों? प्रमुख बौद्ध स्थल है। तो ये आप देख लें एक बार। नेक्स्ट, मालवा चित्रकला के बारे में बताना है। मालवा सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि पूछा क्या गया है। तो पूछा ये गया है, 2017 का क्वेश्चन था, मालवा चित्रकला की विशेषताओं के बारे में बताना है। यदि पूछा गया होता मालवा की चित्रकला के बारे में बताइए, तो हम मांडना हो गया है ना, चित्रावण हो गया, इनके बारे में बताते, संजा फूली के बारे में बताते। अब पूछा क्या गया है? विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताएं देखेंगे। देखिए जो मालवा चित्रकला है, मालवा चित्रकला को भारतीय मध्य भारतीय चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। ये जरूर याद रखें कि जो मालवा की जो चित्रकला है, इसे किस नाम से जाना जाता है? मध्य भारतीय चित्रकला के नाम से जाना जाता है। जो मालवा और से लेकर बुंदेलखंड जो है वो प्रसिद्ध है, लेकिन प्रमुखतः मालवा में। तो इसमें क्या क्या है? इसमें समतल जो कृतियां बनाई जाती हैं, काली एवं कत्थाई भूरी पृष्ठभूमि से बनाया जाता है। इसमें ठोस रंगों का एवं अविशेष आकर्षण रंगों का प्रयोग किया जाता है मालवा चित्रकला में। और यदि आपने अभी चित्रकला का जो लेक्चर है वह नहीं आया है मेरा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य और मध्य प्रदेश के प्रमुख नाट्यों के बारे में हम कवर कर चुके हैं। तो आज ही आपको शाम को मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला के बारे में मैं आपको लेक्चर लेके आने वाली हूँ, आप वो जरूर देखें, जहां पर आपको ये याद रटने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां पर आपको देख के ही पता चल जाएगा, जिनमें देवी देवताओं की आकृति बनाई जाती है। दोस्तों यदि हम बात करें तो कलश सज्जा है ना, कलश उठाती हुई महिलाएं, डांस करते हुए प्रमुख जो कठपुतलियां हैं है ना, विवाह में चितेरे, जो कि चितेरे जनजाति के द्वारा बनाई जाती है, विशेष आकर्षक एवं बॉर्डर युक्त जो चित्र है, विशेष आकर्षण के साथ विशेष रंगों का प्रयोग करते हुए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों का संक्षिप्त में विवरण कीजिए। 2018 का क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में देखिए विश्व धरोहर स्थल जो है, तो वर्तमान में जो है ये क्या है, 3 स्थायी और 2 जो है वो अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब 2018 का क्वेश्चन है, तो तब उस टाइम पे 3 ही थे, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। खजुराहो छतरपुर जिले में आता है। चंदेल वंश के नागर शैली में प्रमुख बने हुए मंदिर हैं। वर्ष 1986 में 1986 में 1986 में से
विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सांची को जो अशोक के द्वारा निर्मित है, स्तूप 3 स्तूपों का अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था, रायसेन में आता है और सांची वर्ष 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट भीमबेटका, रायसेन जिले में ही आता है भीमबेटका। पुरापाषाण काल के लगभग 500 चित्रित, यहाँ पर जो चित्रित क्या मिले हुए हैं, यहाँ पर गुफाएं भी मिली हुई हैं, चित्र भी मिले हुए हैं और 2003 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। निष्कर्षतः अब देखिए पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी का जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो जैसे कि लमेटा घाट हो गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सब अस्थायी सूची में यूनेस्को की शामिल है। निष्कर्षतः मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों को वैश्विक संरक्षण प्रदान किया गया है। लैंग्वेज पे जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित मध्य प्रदेश या मध्य भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो अब पूछा क्या गया है, मध्य भारत की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों लगभग 25 से 26 रियासतों को मिलाकर मई वर्ष 1948 में मध्य भारत प्रांत का गठन किया गया था और इसकी देखिए प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो एक मैप आपको जरूर बनाना है। और मध्य भारत का क्षेत्रफल आपको याद है तो आप बता दें कि 46,478 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, या फिर आपको याद नहीं है तो आप ये लिखें कि राज्य जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ये क्षेत्र रहा है। इसकी राजधानी ग्वालियर एवं इंदौर थी। साथ ही साथ ये जो है मध्य भारत के पठार में ही स्थित है और इसमें 16 जिले, मध्य भारत में 16 जिले क्या थे, शामिल थे। यहाँ पर होलकर वंश का, सिंधिया वंश का क्या रहा था, शासन रहा था और प्रमुख के तौर पर, मध्य भारत के प्रमुख के तौर पर जीवाजीराव सिंधिया और उप प्रमुख के तौर पर यशवंतराव होलकर ने शपथ ग्रहण की थी, ये आप याद रखें। उदयगिरी की गुफाओं की विशेषताओं के बारे में 2019 में पूछा गया है। तो देखिए बाघ की गुफाएं पूछी गई हैं, उदयगिरी की गुफाएं पूछ ली गई हैं। बाघ की गुफाएं धार जिले में, उदयगिरी की गुफाएं वर्तमान में विदिशा जिले में स्थित है। विदिशा अर्थात बेसनगर जिले में। अब यहाँ पर आपसे कोई और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कोई भी गुफा आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, इसकी विशेषताएं क्या है? तो देखिए जितनी भी गुफाएं आती हैं ये रटने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि जितनी भी गुफाएं आई हैं वो पत्थर अर्थात प्रस्तर की कटाई कर करके छोटे कमरों के रूप में गुफाओं का निर्माण किया गया है। तो प्रस्तर की कटाई कर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। ये गुफाएं जो हैं जटिल नक्काशी और अभिलेख एवं पुरातात्विक महत्व की हैं। जितनी भी गुफाएं हैं ये पुरातात्विक महत्व की गुफाएं होती हैं। अब ये जो उदयगिरी की गुफाएं ये कितनी हैं? टोटल 20 गुफाएं हैं, जो कि गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और ये जो जितनी भी गुफाएं हैं ये हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। गुप्तकालीन गुफाएं हैं क्योंकि इनका निर्माण 4वीं-5वीं शताब्दी में किया गया था। तो ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं जिनमें जटिल नक्काशी एवं पुरातात्विक महत्व की गुफाएं हैं, जिनमें गुफा नंबर 5 में बराह की प्रतिमा मिली हुई है। तो आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें सिर्फ समझ के ही आपको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अमरकंटक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो देखिए आप इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ धार्मिक महत्व बस आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इसे तीर्थराज की संज्ञा दी गई है ना। सबसे बड़ा जो जैन मेला है वो आयोजित किया जाता है। कल्चुरी कालीन मंदिरों का निर्माण किया गया है। अब फिर उसके बाद में कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं जिनमें जो यहाँ पर हिंदू जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां, मंदिर मिले हुए हैं। माँ नर्मदा नदी का, सोन नदी का एवं जोहला नदी का उद्गम है। नर्मदा नदी जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है। साथ ही साथ जैन धर्म के तीर्थंकर आदिनाथ ने, है ना, जो आदिनाथ ने यहाँ पर आकर तप किया था। तो ये आप धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं अलग अलग भी बांट सकती हैं। नेक्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में पूछा गया था जागनिक के साहित्यिक योगदान पर
प्रकाश डालिए। जागनिक कौन है? जागनिक, देखिए आला उदल तो आप याद आ ही रहे होंगे आपको। जागनिक कौन है? तो कालिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि थे, ये जो कि कहाँ के थे? ये बुंदेलखंड की कालिंजर रियासत के परिमल या परमार्दी देव के दरबारी कवि हुआ करते थे जागनिक, जिनके द्वारा आला खंड नामक एक काव्य की क्या किया गई है? रचना की गई है। परमाल रासो और आला खंड, जिसमें आला उदल की वीर गाथा का वर्णन किया गया है। वीर रस से प्रधान एक रचना है आला खंड। महोबा के आला उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें सिरसागढ़ के युद्ध का वर्णन भी किया गया है, वो जो 1182 में पृथ्वीराज चौहान और आला उदल के बीच में हुआ था, सिरसागढ़ का युद्ध वर्णन है। ये वीर काव्य मालवा, बुंदेलखंड और निमाड़ में लोक गायन में जो इन्होंने आला खंड की रचना की है ना, जैसे कबीर के दोहे हैं, वैसे ही आला खंड का जो गायन है वो प्रमुख तौर पर मालवा, बुंदेलखंड और निमाड़ में होता है। नेक्स्ट डबल क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2015 और 2018 में आया था। भोज, जो परमार राजा भोज की उपलब्धियों के आधार पर उनका मूल्यांकन करना है। कौन है राजा भोज? तो परमार वंश के मालवा क्षेत्र में धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाने वाले राजा भोज। कौन थे राजा भोज? परमार वंश के मालवा क्षेत्र में धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाकर जिन्होंने 1000 से लेकर 1055 तक शासन किया था, और कलम और तलवार दोनों में ही ये सिद्धहस्त थे। ये जरूर आपको लिखना है कि कलम और तलवार दोनों में ही सिद्धहस्त थे। साहित्यिक एवं रण में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में सफल रहे थे। इनकी उपलब्धियां, तो कोई भी राजा आपसे पूछा जाए, आप उसकी कुछ राजनीतिक उपलब्धियां, कुछ सामाजिक कार्य लिखेंगे, कुछ राजनीतिक कार्य लिखेंगे, कुछ सैनिक कार्य लिखेंगे, कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं लिखेंगे, और इस प्रकार से आप उसकी उपलब्धियां बताएंगे। तो राजा भोज की राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी? तो इन्होंने, ये भोज वंश के, परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया था, और इनके द्वारा ही दोस्तों, इनके द्वारा ही क्या किया गया था? इनके द्वारा ही भिलसा मतलब कि विदिशा, खानदेश, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और डूरंगपुर आदि पर अधिकार किया था। विक्रमादित्य को हराया था इनके द्वारा ही। चित्तौड़गढ़ के शासक को इन्होंने पराजित किया था, और चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। मालवा, कोंकण तक इनका साम्राज्य जो था विस्तृत था। अब सैनिक उपलब्धियां, तो इन्होंने कल्याणी के चालुक्यों को हराया था। इंद्रप्रस्थ के शासक लाट के कीर्तिवर्मन और शिलाहार वंशी कोशोदेव से कोंकण प्रदेश को इन्होंने जीता था। किसे? तो शिलाहार वंशी कोशोदेव से इन्होंने कोंकण क्षेत्र को जीता था। साथ ही साथ गुजरात के चामुंड राय से अपने पिता की हार का बदला लिया था। चालुक्यों को भी पराजित किया, और चालुक्यों, क्योंकि कल्याणी के चालुक्यों को हराया था और वहां की राजधानी अनहिलवाड़ा पर आक्रमण करके उसे लूटा था। तो इस प्रकार, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगे देव को इन्होंने पराजित किया था। ये आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो जाती है? इनकी प्रमुख सैनिक उपलब्धियां। तो राजनीतिक उपलब्धियां, इनकी सैनिक उपलब्धियां आप डिवाइड कर लें। अब आते हैं, बात करते हैं कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां, क्योंकि राजा भोज के दरबार में क्या रहा करते थे? तो प्रमुख विद्वान रहा करते थे। राजा भोज के दरबार में लगभग 500 विद्वान रहा करते थे, और ये खुद एक प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने सम्रांगण सूत्र, है ना, आयुर्वेद सर्वस्व, सरस्वती कंठाभरण, तत्व प्रकाश, विद्या योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, राजा मार्तंड जैसी रचनाओं की इन्होंने रचना की थी। और परिजात मंजरी, उदयपुर प्रशस्ति और फालवान अभिलेख से भी जो है राजा भोज की कलम से ये क्या थे? सिद्ध से। तो राजा भोज के द्वारा ही उदय प्रशस्ति की रचना राजा भोज के द्वारा की गई थी, और इन्हें कविराज की उपाधि, क्योंकि देखिए ये खुद इतने प्रमुख साहित्यकार थे, इनकी कलम और तलवार दोनों पर ही सिद्धहस्त थे, कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी।
और आईने अकबरी के अनुसार राजा भोज की राज्यसभा में 500 विद्वान रहा करते थे। तो ये क्या हो जाते हैं, राजा भोज के सांस्कृतिक प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, कल्याणकारी कार्य। तो राजा भोज ने संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया था, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रचार प्रसार और रुचि ली थी। भोपाल में छोटा तालाब, बड़ा तालाब का निर्माण भी, प्रमुख तालाबों का निर्माण भी राजा भोज के द्वारा कराया गया था। इस प्रकार निष्कर्षतः ऐसा कहा जा सकता है कि राजा भोज एक पराक्रमी सेना नायक, सुयोग्य शासक, महान कवि थे, जिन्होंने अपने राज्य की सीमा पर्याप्त विस्तार कर ली थी और इन्हें जो है सफल कोटि, उच्च कोटि के गुणों के कारण इतिहास में चरित्र नायक जो है वो कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 2019 में क्वेश्चन आया था, चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का मूल्यांकन। तो दोस्तों जो राजा विद्याधर थे, ये चंदेल वंश के शासक गंड के उत्तराधिकारी थे और इनका जो विवरण है मुस्लिम लेखकों ने इनका विवरण किया हुआ है। जैसे इब्न बतूता ने भी इनका वर्णन किया है ना, अल बरूनी ने भी इनका वर्णन किया है। तो इनकी कुछ सैनिक उपलब्धियां क्या थी? इनकी सैनिक उपलब्धियां थी कि लेखक जो इब्न अल अतहार है, इन्होंने वर्णन किया कि इनके पास बड़ी सेना थी और इनके जो राज्य का नाम क्या था, खजुराहो था। तुर्कों से इन्होंने संघर्ष किया। आप जानते होंगे कि महमूद गजनवी ने जैसे ही इन पर आक्रमण किया तो इन्होंने, देखिए, कई शासक ऐसे थे जिन्होंने आत्म समर्पण कर दिया था, लेकिन कभी भी विद्याधर ने जो है महमूद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि जिन राजाओं ने आत्मसमर्पण किया उनकी हत्या विद्याधर ने कर दी थी। और इस प्रकार से कन्नौज पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और वहां के प्रतिहार नरेश ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो क्रोधित विद्याधर ने प्रतिहार नरेश की हत्या कर दी थी। फिर कन्नौज में विद्याधर ने त्रिलोचन पाल को राजा बनाया और चंदेलों ने जब 1019-20 में चंदेलों पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, तो जो रणनीतिक या राजनीतिक सूझबूझ से अपने राज्य की रक्षा की थी और विद्याधर ने मालवा के भोज राजा को और कलचुरी शासक गांगेय देव को, त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव को भी पराजित किया था। अब कुछ कलात्मक उपलब्धियां या सांस्कृतिक उपलब्धियां, जैसे कि एक सरोवर का निर्माण कराया था खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, कंदरिया महादेव का निर्माण कराया और इस प्रकार से नागर शैली में विभिन्न मंदिरों का निर्माण के लिए राजा विद्याधर ने प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में विवरण दीजिए। तो वर्ष 1956 के पहले मध्य भारत मध्य प्रदेश जो है, ये पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड था और 1956 में जो फजल अली आयोग की सिफारिश पर 3 सदस्यीय फजल अली आयोग जो या राज्य पुनर्गठन आयोग जो 3 सदस्यीय था, फजल अली जिसके अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर जिसके सदस्य थे, 3 सदस्यीय आयोग का निर्माण किया गया और पार्ट ए में परिवर्तन किया गया, जिसमें हमने क्या किया था, जो विदर्भ है, नागपुर है, अकोला, भंडारा, चांदपुर, यवतमाल, हमने ये मुंबई प्रांत को दे दिए थे और शेष प्रांत को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। पार्ट ए में परिवर्तन किया गया। पार्ट बी में क्या परिवर्तन किया गया था? पार्ट बी में जो सिरोंज तहसील है, वो जो यदि हम बात करें तो पार्ट बी में क्या परिवर्तन किया गया था? पार्ट बी में परिवर्तन किया गया कि मध्य प्रदेश की मंदसौर की सुनील टप्पा की भानपुरा तहसील को हमने किसे दे दिया गया था? कोटा जिले को दे दिया था और सिरोंज तहसील को जो है विदिशा जिले में शामिल कर लिया था। पार्ट सी एवं भोपाल को मध्य प्रदेश में ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया। 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले भोपाल एवं राजनंदगांव बने और बी.आर. दवे की सदस्यता पर, बी.आर. दवे की सिफारिश पर कहीं देखिए 10 जिलों का वर्णन मिलता है और 10 जिले जो बनाए गए। और यदि हम बात करें 2000 में, फिर इसके बाद 1998 में बात करें
तो 6 जिले बनाए गए और 2000 में छत्तीसगढ़ का जैसे ही 26वां राज्य गठित होता है छत्तीसगढ़, और हमने 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए। और इस प्रकार से अब 61 जिलों से मध्य प्रदेश में कितने जिले शेष रह जाते हैं? तो 45 जिले जो है वो मध्य प्रदेश में शेष रह जाते हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले और कितने 10 संभाग हैं। तो ये 5th मार्कर का क्वेश्चन था, बिल्कुल शॉर्ट में ही हम इसे बताएंगे। झंडा सत्याग्रह पर टिप्पणी कीजिए। तो झंडा सत्याग्रह स्थान कहाँ पर आता है? जबलपुर में। प्रारंभ कब किया गया? 18 मार्च 1923 को प्रारंभ किया गया। कारण क्या था? कारण ये था कि भारतीय तिरंगे का अपमान और उस्ताद प्रेमचंद की हत्या, ये क्या था? कारण था। जबलपुर में जो जबलपुर का नगर पालिका टाउन हॉल है, वहां पर झंडा फहराया गया था, और जो कि अंग्रेजी रेजिमेंट के द्वारा पैरों को झंडे को पैरों से कुचला गया था, अपमान किया गया था। इस कारण झंडा सत्याग्रह का सूत्रपात हुआ, झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सबसे पहले आपको इनमें याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, साथ ही साथ आप इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेठ गोविंद दास भी इसमें शामिल थे। और फिर उसके बाद में नागपुर से पुनः केंद्र बनाया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हो जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल हो जाते हैं। नागपुर को केंद्र बनाकर फिर से क्या किया जाता है? इसका सूत्रपात किया जाता है, और अंततः ये क्या हो जाता है? इसका महत्व क्या पड़ता है? इसका महत्व ये होता है कि संपूर्ण भारत में झंडे के प्रति आदर का भाव आता है। एक विशाल जुलूस निकाला जाता है, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा ही बोला जाता है कि आप जो है वे एक जुलूस निकाला जाता है, माफी भी मांग ली जाती है, और ये क्या रहता है? इसका प्रभाव रहता है। तो असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से उत्पन्न शून्यता को एक नई ऊर्जा के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है, और संपूर्ण भारत में झंडे के प्रति आदर बना रहता है और बढ़ जाता है। महत्वपूर्ण स्थानीय त्योहारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं तो प्रमुख त्योहारों का वर्णन दीजिए, तो आप इसको ऐसा कॉलम के थ्रू भी बना सकते हैं। गणगौर की बात करें तो आप इसके विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं। आप जैसे निमाड़ में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, मालवा में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, या बुंदेलखंड में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ जनजातीय त्योहारों के बारे में भी आप लिख सकते हैं। अब पूछा गया स्थानीय त्योहार, जैसे कि गणगौर, ये निमाड़ में शिव पार्वती पूजा इसमें की जाती है, गणगौर याद रखें, मालवा और निमाड़ में गणगौर। भाई दूज, जो कि होली और दीपावली के पश्चात वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। अखा तीज या आखा तीज, ये अक्षय तृतीया पर अविवाहित लड़कियों के द्वारा आखा तीज या अखा तीज का आयोजन किया जाता है। संजा या मामूलिया, जो कि 16 दिनों तक चलने वाला ये पर्व है, कुंवारी लड़कियों का ये उत्सव है। नीरजा की बात करें तो ये 9 दिनों तक चलता है, दशहरे के पूर्व, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? नवरात्रि बोलते हैं। नेक्स्ट घड़ल्या, तो ये आप याद रखें, जो नीरजा है ये मालवा में, और घड़ल्या उसी प्रकार से ये निमाड़ क्षेत्र ये बुंदेलखंड क्षेत्र में घड़ल्या हो गया। ये 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इसके अलावा प्रमुख जनजातीय त्योहार की बात करें तो मेघनाथ पूजा हो गया, लारू काज उत्सव हो गया, रत्ना हो गया, होली हो गया, काकसर हो गया। ये प्रमुख त्योहार जनजातियों के द्वारा मनाए जाते हैं। नवान्न हो गया, नवान्न त्योहार जो कि बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लारूका जो कि गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें सुअर के विवाह का प्रतीक है। नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। मेघनाथ भी गौड़ों का ही त्योहार है, गौड़ जनजाति का त्योहार है, ये आप याद रखें। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन कीजिए, 2020 का क्वेश्चन है। तो इसमें मध्य प्रदेश में दोस्तों यदि हम बात करें 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ, फिर 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश ने भाग लिया, क्रांतिकारियों ने भाग लिया, तो बुंदेला विद्रोह हो जाता है। कुंवर चैन सिंह की शहादत आ जाती है, 1857 की क्रांति आ जाती है, झंडा सत्याग्रह आ जाता है, असहयोग आंदोलन आ जाता है, टूरिया सत्याग्रह भी यहीं पर आ जाता है। यदि हम बात करें बहुत सारे जो आंदोलनों का, जैसे कि चावल आंदोलन यहीं पर आता है, जबरन वसूली चावल आंदोलन आ जाता है, पंजाब में हत्याकांड भी यहीं पर आता है, क्रांतिकारी दल की भी स्थापना यहीं पर की जाती है,
इसके अलावा चरण पादुका नरसिंहार, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कहा जाता है, चरण पादुका हत्याकांड, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब प्रमुख क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन आ जाती है। अब आप इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक एक करके कि जो यदि आप लिखेंगे चरण पादुका, तो यहाँ पर पूरा ही हम क्या कर लेते हैं, एक बार कवर कर लेते हैं कि चरण पादुका है जैसे उर्मिला नदी पर 14 जनवरी वर्ष 1931 में हुआ, जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना की गई। इसके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल और सेठ गोविंद दास ने क्या किया था, यहाँ पर झंडा सत्याग्रह का आंदोलन किया था। फिर इसके अलावा जबलपुर टाउन हॉल में झंडा फहराने के लिए यहाँ पर जबलपुर में ही झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया जाता है। 1930 में जंगल सत्याग्रह, जो कि टूलिया सत्याग्रह होता है शिवनी में, बैतूल के घोड़ा डोंगरी में जंगल सत्याग्रह होता है। कर्नल फिशर के द्वारा जो है 21 गोल, यहाँ पर फिर नेक्स्ट आता है, यदि हम बात करें छतरपुर जिले में जो चरण पादुका सत्याग्रह हुआ था, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जिसमें फिशर के द्वारा 21 लोगों की हत्या करवा दी गई थी, गोली लगवा दी गई थी, गोलाबारी कर दी गई थी, ये आप याद रखें। पंजाब मेल हत्याकांड 23 जुलाई वर्ष 1931 को हुआ था। पंडित यशवंत राव देवनारायण तिवारी और वीर यशवंत सिंह देवनारायण तिवारी और दलपत सिंह को क्या हो गया था, इन्होंने जो हेक्सल की हत्या कर दी थी, लेफ्टिनेंट हेक्सल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ से प्रारंभ किया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये ग्वालियर रियासत की विदिशा जिले से प्रारंभ किया गया था। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों का सूत्रपात किया गया। नेक्स्ट बुंदेला विद्रोह, ये फिर से आ चुका है क्वेश्चन। बुंदेला विद्रोह 2016 में भी आया है, 2020 में भी आया है, जो कि अभी हम पढ़कर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा सत्याग्रह के बारे में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। जबलपुर झंडा सत्याग्रह के बारे में भी पूछा गया है। अभी हम पढ़कर आए थे कि जबलपुर के टाउन हॉल पर अंग्रेजों के द्वारा इसका अपमान कर दिया गया था। और इस प्रकार से प्रमुख घटनाक्रम क्या रहे थे, घटनाक्रम ये रहे कि टाउन हॉल में तिरंगा फहराने की कांग्रेस ने फिर से रणनीति बनाई, सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। उसके बाद प्रेमचंद्र ने मिलकर सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, इन सब ने जुलूस निकाला। नागपुर को इसका केंद्र बनाया गया और सामूहिक तौर पर अगस्त वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह जो है, झंडा सत्याग्रह को एक विशाल जुलूस के माध्यम से हर जगह से प्रोत्साहन दिया गया। कुंवर चैन सिंह कौन थे, तो ये नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह थे, जिन्होंने देखिए क्या किया था। तो एक व्यक्ति है, आपको नाम याद रखना है, मिस्टर मैडॉक। कौन है, जो मिस्टर मैडॉक। देखिए हुआ ये था कि जैसे ही सिवनी छावनी का गठन किया गया और नरसिंहगढ़ रियासत के राजा कुंवर चैन सिंह को अंग्रेजों ने कहा गया, मिस्टर मैडॉक ने कहा कि आप नरसिंहगढ़ रियासत को मेरे अधीन कर दीजिए। तो मिस्टर मैडॉक की इस बात पर जो कुंवर चैन सिंह थे उन्होंने मना कर दिया। लेकिन नरसिंहगढ़ रियासत का ही एक व्यक्ति था, दीवान हुआ करता था, जिसका नाम था आनंद बख्शी। दोस्तों ये आनंद बख्शी कुंवर चैन सिंह की जानकारी मिस्टर मैडॉक को दे देता था। और इस बात की जानकारी जैसे ही कुंवर चैन सिंह को लगती है तो विश्वासघात के आरोप में चैन सिंह आनंद राम बख्शी को मृत्यु दंड दे देते हैं। और फिर उसके बाद में मिस्टर मैडॉक ने जो कहा जाता है कि आप क्या करिए, मुझसे आकर मिलिए। और इस प्रकार से जैसे ही कुंवर चैन सिंह सीहोर के दशहरा मैदान में मिस्टर मैडॉक से मिलते हैं तो मिस्टर मैडॉक अपनी तलवार को और अपनी पगड़ी को क्या करते हैं कि चैन सिंह से मांगते हैं। और चैन सिंह जो है ये मना कर देते हैं, मिस्टर मैडॉक की शर्तें मानने के लिए मना कर देते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इनकी जो मुलाकात होती है फिर से दशहरा मैदान में होती है। वर्ष 1824 की बात रहती है, जून 1824 की बात थी। और इस प्रकार मिस्टर मैडॉक को चैन सिंह पराजित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें कि मिस्टर मैडॉक से युद्ध करते हुए क्या हो जाते हैं कुंवर चैन सिंह, और इनके ही दो सेनापति है ना, हिम्मत खां और बहादुर खान, और इनका कुत्ता जो शेरू है ये शहीद हो जाते हैं सीहोर के दशहरा बाग मैदान में।
24 जून वर्ष 1824 को। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे माने जाती हैं कुंवर चैन सिंह, ये आप याद रखें। अवंती बाई के बारे में आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। रानी अवंती बाई दोस्तों ये मंडला की रियासत थी एक, जिसका नाम था रामगढ़। रामगढ़ रियासत की रानी थी रानी अवंती बाई, जिन्होंने 1857 की क्रांति में रामगढ़ से ही क्या किया था, विद्रोह किया था और अंग्रेजी सेना का डटकर इन्होंने मुकाबला किया। ये जो रामगढ़ रियासत की झांसी की रानी कही जाती हैं, कौन, रानी अवंती बाई, जिन्होंने दोस्तों यदि हम बात करें तो संपूर्ण जो मंडला क्षेत्र, साथ ही साथ रामगढ़ क्षेत्र को जो वार्डन है, ये एक अंग्रेजी अधिकारी था, ये अंग्रेज सेनापति था वार्डन, और वार्डन से ही मुकाबला किया था। इनकी ही सहायिका यदि हम बात करें गिरधारी बाई थी, और खीरी नामक ग्राम में जब पूरा का पूरा 2 माह तक मिस्टर वार्डन ने पूरा रामगढ़ का किला घेर लिया, और रसद जब समाप्त हो जाती है तो रानी अवंती बाई और गिरधारी बाई जो है खीरी नामक ग्राम में जाती हैं, और वहां पर ही मिस्टर जो वार्डन है, इससे क्या होता है, इनका युद्ध होता है। पहले तो वार्डन जो है वो हार जाता है, लेकिन जैसे ही रानी से क्षमा प्रार्थना कर लेता है तो रानी क्षमा प्रार्थना करता है तो रानी मान जाती हैं, और हार का प्रतिशोध लेने के लिए वार्डन पुनः क्या करता है, इन पर आक्रमण करता है, और इस प्रकार रानी अंत में जब रानी की सेना पराजित हो जाती है तो रानी खुद ही आत्म हत्या कर लेती हैं और वीर गति को क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट, झंडा सत्याग्रह तो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विवरण दीजिए। तो कौन कौन से जो ये देखिए, ये एक पूरा का पूरा ऐतिहासिक स्थलों का, तो ऐतिहासिक स्थलों में आता क्या क्या है, तो ऐतिहासिक स्थलों में किले आते हैं, दुर्ग आते हैं, महल और मकबरे या समाधियां भी आती हैं। तो ऐतिहासिक दुर्ग में सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर का दुर्ग। ग्वालियर का दुर्ग जो है वो राजा सूरत सिंह के द्वारा 525 ईस्वी में, देखिए जो प्रीलिम्स में हम पढ़कर आते हैं वही हमें मेंस में लिखना होता है, लेकिन तरीका क्या है वही दोस्तों आपको पकड़ना है कि तरीका कैसे लिखना है। तो आप बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हैं, है ना। तो ग्वालियर का दुर्ग राजा सूरत सिंह ने 525 में बनाया था। इसमें इसे भारत का जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, इसे क्या कहा जाता है, किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसमें गुजरी महल, चतुर्भुज दरवाजा, है ना, हिडोला दरवाजा, हाथी पौड़ दरवाजा आदि प्रमुख इसके दरवाजे हैं। धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, जिसमें खरबूजा महल और अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा स्थित है। असीरगढ़ का किले की बात करें तो आशा नामक अहीर राजा के द्वारा बनाया गया था असीरगढ़ का किला, और इसमें आशा देवी की प्रतिमा स्थित है। बुरहानपुर में आता है असीरगढ़ का किला, अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। नेक्स्ट, चंदेरी का किला प्रतिमान नरेश कीर्तिपाल के द्वारा बनवाया गया था। चंदेरी का किला 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जिसमें जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा जो है वो आते हैं, जिनमें आपको खूनी दरवाजा प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो याद रखें, जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल, खूनी दरवाजा। चंदेरी के किले अशोकनगर जिले में स्थित हैं, प्रतिहान नरेश कीर्तिपाल के द्वारा निर्मित है। गिन्नौरगढ़ का दुर्ग ये रायसेन जिले में आता है, अब उदय वर्मन के द्वारा निर्मित किया गया था 13वीं शताब्दी में, और तोते पैरट की बहुतायत के कारण जो है ये प्रसिद्ध है। रायसेन का दुर्ग राजा राज बसंती के द्वारा बनवाया गया था। इसमें राजा रोहित का महल, बादल महल और इत्रदार महल क्या है, स्थित है रायसेन के दुर्ग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला व्याघ्रदेव के द्वारा बनवाया गया था, और यहाँ पर ही एक शेषशाही तालाब एवं विष्णु जी का मंदिर स्थित है। बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले में आता है, याद रखेंगे। बघेल राजा व्याघ्रदेव के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट, अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में आता है, राजा अजय पाल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, और यहीं पर राजा अमर का महल स्थित है। दोस्तों ये जो महल है ये पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा हुआ है। पत्थरों पर नक्काशी के लिए ये फेमस है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओरछा का दुर्ग। तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा 16वीं शताब्दी में ओरछा के दुर्ग का निर्माण कराया गया था, जहां पर राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जहांगीर का महल भी इसी किले में स्थित है। तो ये क्या रहे मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और महल रहे। अब इसके अंतर्गत आप ये देखिए कुछ राजसी महल के बारे में भी लिख सकते हैं। ये तो क्या थी, किले पढ़कर आए हैं। अब महलों के बारे में देख लेते हैं कि चाहे गुजरी महल हो, मोती महल हो, जय विलास महल हो, ये ग्वालियर में स्थित है। मदन महल जबलपुर में स्थित है। खरबूजा महल धार जिले में स्थित है। बादल महल, इत्रदार महल है ना, ये रायसेन जिले में स्थित है। हवा महल, जौहर कुंड, नौखंडा महल, ये चंदेरी जिले में स्थित है। चंदेरी के किले में स्थित है। नेक्स्ट रानी रूपमती, अशरफी महल, हवा महल या जहाज महल, ये कहाँ पर स्थित है, मांडू में स्थित है। मोती महल मंडला में भी आता है। मोती महल ग्वालियर में भी आता है। बादल महल रायसेन में भी आता है। बादल महल जो है वो ग्वालियर में भी आता है। इस प्रकार आप मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, मध्य प्रदेश के प्रमुख महल एवं मध्य प्रदेश के, जैसा कि देख सकते हैं, प्रमुख मकबर एवं समाधि इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के बारे में विवरण दीजिए। तो आपको फिर से वही पूरे ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के बारे में लिखना है। कुछ महल, कुछ किले और कुछ समाधि स्थलों के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के बारे में 2020 में भी पूछा गया है। तो आप जैसे कि सांची का स्तूप, बाघ की गुफाएं, मांडू का किला, ग्वालियर का किला, खजुराहो के मंदिर, भरूच स्तूप, प्रमुख गुफाएं जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की रियासतों के बारे में। यूनिट 5 के बारे में मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों के बारे में 2020 में नए सिलेबस में इसे जोड़ा गया है। पहला क्वेश्चन आया था शंकर शाह के बारे में। रघुनाथ शाह इनके बेटे हैं, गौड़ वंश के राजा हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और तोप के मुंह पर बांधकर इन्हें उड़ा दिया गया था। ये आप याद रखें। जबलपुर एवं मंडला में इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। रानी दुर्गावती और मुगल सेना के बीच हुए युद्ध का वर्णन कीजिए, 2016 का क्वेश्चन था। रानी दुर्गावती, तो देखिए आप याद रखें, वर्ष 1564 में रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर गद्दी पर बैठी थी। और इस युद्ध का कारण क्या था, रानी दुर्गावती ने अकबर की मांगों को ठुकरा दिया था। अकबर ने इनका एक प्रसिद्ध हाथी, प्रमुख हाथी जिसका नाम था सरमन, और इनका बुद्धिमान वजीर जिसका नाम था अधर कायस्थ या आधार सिंह या अधर कायस्थ, इन्हें मंगवाया था। और रानी दुर्गावती ने इसकी अकबर की मांगों को ठुकरा दिया था कि ना तो मैं अपना हाथी सरमन दूंगी, ना ही मैं अपना वजीर अधर कायस्थ दूंगी। तो घटनाक्रम ये रहता है कि अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को वर्ष 1564 में गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा और पहली बार जो आसफ खां था वो पराजित हो जाता है। और आगे नेक्स्ट टाइम जो है नर्मदा नाले के समीप युद्ध होता है, जिसमें लगभग 3000 मुगल सैनिक मारे जाते हैं। रानी की सेना की भी अपार क्षति होती है और अंततः इस युद्ध में जो रानी दुर्गावती है ये क्या हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पर जिस स्थान पर दोस्तों रानी वीर गति को प्राप्त हुई थी वो स्थान था बरेला, जबलपुर का बरेला नामक ग्राम। और इनकी ही स्मृति में, इनके ही सम्मान में रानी, देखिए इनके ही स्थान में देखिए यहाँ पर रानी की क्या बनी हुई है, समाधि भी बनी हुई है। तो ये आप याद रखें। 2020 का क्वेश्चन आया था बुंदेलखंड रियासत की रियासतों का वर्णन कीजिए। कौन सी? बुंदेलखंड की रियासत। दोस्तों जो बुंदेलखंड की जब ऐसी रियासतों के बारे में पूछा गया है तो बघेलखंड की रियासत, होलकर वंश और बुंदेलखंड की रियासत, क्या क्या थी बुंदेलखंड की रियासतों में, आइए जानते हैं। दोस्तों जो बुंदेलखंड की रियासत है ये भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश से ही मानी जाती है। और यदि हम बात करें इसमें रुद्र प्रताप बुंदेला
वंश जो है प्रमुख बुंदेलखंड के रियासतों में बुंदेला वंश जो है ये प्रमुख राजवंश था और जिसकी राजधानी क्या थी, प्रारंभ में गढ़कोठार थी, उसके बाद में ओरछा को बनाया गया था। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ही ओरछा नगरी की स्थापना की थी, है ना, वर्ष 1531 में, और इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला को। ओरछा को अपनी राजधानी बनाने वाले भी कौन थे, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, क्योंकि पहले इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, गढ़कोठार हुआ करती थी, जो कि छतरपुर में आता था। भारती चंद्र ने क्या बनवाया, ओरछा का दुर्ग बनाया, राज मंदिर, रानी महल पर कोटा का निर्माण भी भारती चंद्र के द्वारा कराया गया। फिर आते हैं मधुकर शाह बुंदेला, जिन्होंने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया और अकबर ने इन पर आक्रमण किया था मधुकर शाह पर, और मधुकर शाह की तिलक संपूर्ण बुंदेलखंड में फेमस है। फिर आते हैं वीर सिंह बुंदेला, ये जहांगीर से इनके मित्रवत संबंध थे। अबुल फजल की इन्होंने हत्या की थी। जहांगीर महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट आते हैं जुझार सिंह बुंदेला, ये वही थे जिन्होंने अपने भाई हरदौल की हत्या करवा दी थी। इनका शाहजहां के साथ में क्या रहा था, या मुगलों से इनका संघर्ष रहा। फिर आते हैं पहाड़ सिंह बुंदेला, तो शाहजहां ने 5000 की जाट और 2000 सवार का मनसब इन्हें प्रदान किया था। फिर धर्मपाल चंपत राय और चंपत राय का पुत्र छत्रसाल बुंदेला आते हैं। ये वही छत्रसाल बुंदेला है जिन्हें बुंदेलखंड का महाबली या बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाना जाता है। 1675 में इन्होंने पन्ना को राजधानी बनाया था और साथ ही साथ शिवाजी से इन्होंने मुलाकात की और औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। इस प्रकार से दोस्तों ये क्या है, बुंदेलखंड रियासत। और अब जब रियासत है तो अब निष्कर्षतः बुंदेलखंड रियासत में योग्य शासक हुए जिन्होंने वास्तुकला, प्रशासन, चित्रकला, स्थापत्य कला पर विशेष रुचि रखी और अपनी रियासत को विशिष्ट पहचान प्रदान की। नेक्स्ट आता है होलकर वंश। कौन थे होलकर? दोस्तों मालवा में होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर के द्वारा की गई थी और मल्हार राव होलकर ने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने ही राजबाड़ा का निर्माण करवाया था और इस वंश का प्रमुख शासक, देखिए होलकर वंश के प्रमुख शासक पहले कौन थे, मल्हार राव होलकर, जिन्होंने सारंगपुर के युद्ध में, जिन्होंने तिरला के युद्ध में मराठों की ओर से भाग लिया और मुगलों को पराजित किया था। इसके अलावा पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में भी मल्हार राव होलकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अहिल्याबाई होलकर, है ना, तो ये क्या थी, मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू थी और खांडेराव होलकर की ये क्या थी, पत्नी थी, जिन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाया था। अपनी न्यायप्रियता, वाक्पटुता एवं लोक कल्याणकारी कार्य के लिए ये प्रसिद्ध थी। महिला सेना का संगठन किया इन्होंने, काशी विश्वनाथ मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया, अनेक घाटों, बावड़ियों, है ना, नदी घाटों का निर्माण कराया और लोक माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट तुकोजी राव होलकर। कौन थे ये तुकोजी राव होलकर? तो ये महाजी सिंधिया से पराजित हुए थे। और नेक्स्ट यशवंत राव होलकर। दोस्तों यशवंत राव होलकर ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली से 1805 में राजपुर घाट की संधि कर ली थी। तो पहले मल्हार राव होलकर, उसके बाद खांडेराव होलकर, उसके बाद देवी अहिल्याबाई के बाद में तुकोजी राव होलकर के बाद यशवंत राव होलकर, जिन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर आती है मल्हार राव होलकर सेकंड, इन्होंने मंदसौर की संधि की थी और इन्होंने पुनः राजधानी इंदौर स्थानांतरित की थी। किसने? मल्हार राव होलकर सेकंड ने। उसके बाद में तुकोजी राव होलकर सेकंड, इनके समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। और इस प्रकार से दोस्तों यदि हम बात करें तो प्रमुख क्या आ जाते हैं? होलकर वंश के शासक आ जाते हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए मालवा जिस प्रकार से होलकर वंश पूछा गया है उसी प्रकार से सिंधिया वंश भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट भोपाल की बेगमों के बारे में पूछा गया था। भोपाल रियासत के बारे में 2020 में आया था। भोपाल रियासत का संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां को माना जाता है, जिसने
उसने अपनी राजधानी भोपाल को बनाया था। तो भोपाल रियासत में जो है दोस्त मोहम्मद खान के बाद में कुदसिया बेगम, जो कि पहली बेगम थी जिन्होंने गौहर महल का निर्माण कराया था, शौकत महल का निर्माण कराया था। ये भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी कुदसिया बेगम। और इन्होंने जो है जल प्रबंधन या जल निकास प्रणाली के बारे में भी, भोपाल की पेयजल समस्या के बारे में भी ध्यान दिया था। और पेयजल समस्या को दूर करने के लिए, है ना, जो कैप्टन कुक के साथ मिलकर क्या किया था, इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट सिकंदर जहां बेगम, 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था सिकंदर जहां बेगम ने, और मोती मस्जिद का इन्होंने निर्माण कराया था। नेक्स्ट शाहजहां बेगम, इन्होंने ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया और अस्पतालों का निर्माण भी शाहजहां बेगम के द्वारा कराया गया था। कै खुसरो बेगम, जिन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर रही थी कै खुसरो बेगम, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट 2020 में ही बघेल रियासत के बारे में भी पूछा गया था, जिसकी राजधानी क्या थी, तो आपको याद रखना है गहोरा इनकी राजधानी थी। यादव राय जो थे इनके प्रमुख शासक थे। बीरमल जो है वो इनके शासक थे। किसके? बघेलखंड रियासत के। बीसल देव और भीमल देव क्या थे? बघेलखंड रियासत के संस्थापक माने जाते हैं। प्रारंभिक राजधानी इनकी गहोरा, फिर उसके बाद में बांधवगढ़, रीवा इनकी क्या रही है? राजधानी रही है। तो राजेंद्र देव, बुल्लार देव, वीरम देव, वीर सिंह देव, रामचंद्र, विक्रमजीत ठाकुर, रणमत सिंह क्या थे? बघेल वंश के प्रमुख शासक थे। दोस्तों, मैं एक लेक्चर लेकर आऊंगी जिसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों के बारे में एक ही लेक्चर में मैं दो लेक्चर में मैं कवर करा दूंगी प्रमुख रियासतों के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर आप अदर लेक्चर्स भी जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।